हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग 5 लेक्चर जैसे सीजीएल टेक्निकल का 5 लेक्चर यूट्यूब के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी डाल रखा है। आज हम लोग छठा क्लास 6 देखने जा रहे हैं। ये जो क्लास 6 है वो जबरदस्त क्लास है, क्योंकि हम लोग आपको बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 2 पार्ट में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जो हम लोग पोर्शन पढ़ रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स माइक्रो है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने पढ़ने के ख्याल से, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स लोगों को समझ नहीं आता था, उल्टा पलटा पढ़ते थे ना, कुछ माइक्रो पढ़ते थे कुछ मैक्रो पढ़ते थे। तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को पढ़ने के ख्याल से स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट छोड़ दे रहे हैं। और सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप देखेंगे तो सारा स्पेलिंग सेम मिलेगा, सारा स्पेलिंग सेम मिलेगा, सिर्फ एक स्पेलिंग अलग है, एक स्पेलिंग अलग है, वही की पॉइंट है इसका। देखो, आप साफ देखोगे, एम एम मिलाओ, सी सी मिलाओ, देखो ये आई सिर्फ नया है और इसमें ए सिर्फ नया, और यही हमारा की पॉइंट है। यही से हम पकड़ेंगे कि ये क्या हम लोगों का माइक्रो और मैक्रो क्या है। तो ये आई डिनोट करता है इंडिविजुअल को, आई डिनोट करता है इंडिविजुअल को। तो जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, तो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एक फर्म के बारे में पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत। और यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है कि मार्शल का प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो 2 चीज पढ़ते हैं, आप लोग जानते भी होंगे सब, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आप पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो का। अगर माइक्रो पर कमांड करना है तो डिमांड और सप्लाई पर कमांड करना होगा। डिमांड के ऊपर पूरा कमांड होना चाहिए। डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो इलास्टिसिटी और लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर कमांड करना होगा। अगर आपका डिमांड और सप्लाई में कमांड है, इसका मतलब है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ एक्सपर्ट बन चुके हैं। जब हम बात करते हैं मैक्रो में, तो यहाँ क्या पढ़ना होगा, यहाँ हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड, इसको एडी बोलते हैं शॉर्ट में। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण मांग के बारे में, पूरे देश का डिमांड क्या है, पूरे देश का सप्लाई क्या है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, रोजगार सिद्धांत क्या बोलता है। यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते थे, ये दुनिया अलग है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो ये दुनिया पढ़ रहे हैं। माइक्रो मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल है, छोटा ही है, और छोटे छोटे इकाइयों के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिमांड। और आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, डिमांड का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर प्राइस पे, किसी एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए कस्टमर मार्केट में जाता है उसको डिमांड बोलते हैं। डिमांड ध्यान रखिएगा, डिमांड क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। डिमांड को जब भी मेजर करेंगे तो क्वांटिटी में मेजर करेंगे। तो फिर से रिपीट करें, एक फिक्स प्राइसेस के ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, फिक्स प्राइस है टमाटर का 20 रुपये, तो 20 रुपया प्राइस पे हम मार्केट में जितना टमाटर खरीदने के लिए पहुंचेंगे उसी को बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। कि सतीश कुमार ने 20 रुपये में 4 kg क्वांटिटी डिमांड किया। तो याद रखिएगा, डिमांड का मतलब वह क्वांटिटी जो एक फिक्स प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर मार्केट में खरीदने के लिए जाता है, उसको बोलते हैं डिमांड, उसको बोलते हैं डिमांड, याद रखिएगा। अब डिमांड अपने आप तो क्रिएट होता नहीं, आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ का डिमांड क्रिएट होने के लिए 4-5 फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहले फैक्टर क्या होना चाहिए, डिमांड क्रिएट अगर करना है मार्केट में, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए, जिसको मांग बोलते हैं, 5 फैक्टर का होना जरूरी है। ये पांचों फैक्टर अगर होगा तब डिमांड क्रिएट होगा। पांचों में से अगर एक भी फैक्टर मिस किया तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। यानी हम किसी वस्तु का, जैसे हम अपने अपने ही ट्यूशन का डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, हम अगर कोई टीवी बेचते हैं और टीवी का डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो 5 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं, सबसे पहले डिजायर, इच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में कुछ खरीदने की इच्छा है ही नहीं तो आप लाख कोशिश कर लो, डिमांड होगा ही नहीं। सबसे पहला याद रखिएगा, इच्छा। डिमांड क्रिएट करने का सबसे पहला जो जो फैक्टर है वो है इच्छा, डिजायर होनी चाहिए। अब बताइए, सब्जी बेचने वाले को आप जाके कार का प्रचार करके देखिए, सुनना पसंद नहीं करेगा, बोला भागता है यहाँ से, यार यहाँ अपने घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम हमको कार का यहाँ बेच रहा है कि 37.5 लाख का कार, ये सर फॉर्चूनर समझा रहे हो उसको,
भगा देगा, भागता है यहाँ से, सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका इच्छा ही उसको नहीं खरीदने का। अब बताइए, जो आदमी नशा नहीं करता उसको नशा वाले के बारे में समझाइए कि खैनी खरीदो, ये है वो, इग्नोर करेगा आपकी बात को। इसका मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट का डिजायर किसको है, इच्छा किसको है। जिस व्यक्ति के को इच्छा है आपके प्रोडक्ट का खरीदने को, वही व्यक्ति खरीदेगा। सबसे पहले डिजायर, इच्छा होना चाहिए, तभी तो डिमांड में कन्वर्ट होगा। अब सवाल उठता है कि क्या डिजायर से ही डिमांड बन जाता है? नहीं, डिजायर तो बहुत कुछ है, लेकिन डिजायर को फुलफिल करने के पास हमको फुलफिल करने के लिए हमारे पास मनी होना चाहिए, मुद्रा होना चाहिए, यानी वो मीन्स होना चाहिए, वो साधन होना चाहिए जिससे अपनी इच्छा को पूरा कर सके। इच्छा तो हमारा भी मर्सिडीज खरीदे, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब इच्छा केवल अकेले डिमांड क्रिएट नहीं करता, इच्छा आप सब लोगों का है, हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन इच्छा पूरा करने के लिए साधन चाहिए, पैसा चाहिए। तो पहला डिजायर होना चाहिए, दूसरा पैसा होना चाहिए। अब ये दो रहा तो समझिए बाकी हो जाएगा, 3 और है, बाकी हो जाएगा। कम से कम ये दोनों होना चाहिए, इच्छा भी है और पैसा भी है। तो तीसरा याद रखेगा, तीसरा क्या होना चाहिए? खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, यानी आपको क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस कैपेसिटी होना चाहिए, एक्सपेंसेस कैपेसिटी होना चाहिए। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, कंजूस होता है, ठीक है। बहुत लोगों के पास देखिएगा इच्छा है, बोलता है अगर हम भी गाड़ी खरीदेंगे, इच्छा है, पैसा भी उसके पास हो, चाहेगा तो एक बार में खरीद सकता है, लेकिन खर्च नहीं करना चाहता, कंजूसी कर देता है, तो भी नहीं होगा। और क्या होने चाहिए? प्राइस होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए ना किसी वस्तु का, और साथ ही साथ टाइम होना चाहिए, समय। ये सब अगर सेट बैठा, नहीं बोलता है कि पांचों कोटि सेट बैठेगा तब डिमांड होगा, पांचों कोटि सेट बैठेगा तब डिमांड होगा। 5 में से अगर एक भी गड़बड़ाया तो डिमांड नहीं होने वाला आपका। अब सोचिए ना कि इच्छा है गाड़ी खरीदने का, पैसा भी है, खर्चा भी करना चाहता है, रात में थोड़ा सा ले लिया, पी लिया, उसके बाद उसको लग रहा है आज गाड़ी खरीदिए लेंगे, उसको पूरा दोस्त भड़का दिया, ये तुम्हारा पैसा, कंजूस आदमी भड़क गया है। प्राइस भी जानता है 13.5 लाख का गाड़ी खरीदना, रात में 1 बजे जाकर शोरूम के बाहर चिल्ला रहा है कि खोलो अभी गाड़ी खरीदेंगे। क्या डिमांड होगा? रात में 1 बजे शोरूम तो बंद रहता है। इसका मतलब है कि डिमांड नहीं हो रहा, पा रहा, सारा फैक्टर मैच कर गया, ये चारों मैच कर गया है, लेकिन एक फैक्टर के कारण डिमांड नहीं हुआ, मेरा गाड़ी नहीं बिका, क्योंकि रात में 1 बजे आया था, हमारा शोरूम बंद था। अब सुबह उसका होश आया, नशा ठंडा हुआ, फिर गाड़ी नहीं खरीदा। अरे शायद अगर उस समय खुला रहता और खरीद ही लेता। तो डिमांड के लिए 5 फैक्टर फिर से बता रहे हैं। डिजायर, दूसरा मनी, मतलब उस डिजायर को फुलफिल करने का मीन्स, साधन, साधन तो पैसा ही आज के समय में, कोई भी इच्छा पूरा होता है पैसे से। एक्सपेंसेस कैपेसिटी, हम लोग खर्चा करने की तत्परता होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। पांचों जब एक साथ सेट होता है ना, तभी डिमांड होता है। ये पांचों जिस समय सेट बैठ जाएगा उस समय डिमांड हो जाएगा। अगर पांचों में से एक भी सेट नहीं बैठेगा तो डिमांड नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिएगा, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स 2 बजे रात में बिक जाता है। अब 2 बजे रात में ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदा मेरा है, इसका मतलब वो 2 बजे रात में ये पांचों जो है ना भूत एक साथ जम गया होगा, ये पांचों इक्वेशन सेट बैठा, वो 2 बजे रात में कोर्स खरीद लिया। इच्छा है कि हमको भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना, हमको भी ऑनलाइन जुड़ना है। दूसरा, पैसा भी उसके पास है, खर्चा भी करना चाह रहा है, मूल्य भी पता है कितने में कोर्स मिल रहा है, और समय बस सेट बैठा, खरीद लिया। हो सकता है कि 12-1 बजे पढ़ रहा होगा, बहुत चिड़चिड़ा रहा होगा, समझ नहीं आ रहा हो, जाके खरीद लिया। इसका मतलब जहां ये पांचों सेट बैठेगा वहीं डिमांड होगा। अब मुझे नहीं लगता है किसी किन्हीं को डिमांड कहाँ से होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसमें दिक्कत होना चाहिए। डिमांड का मतलब समझ गए? पहला इसका मीनिंग समझिए। डिमांड का मतलब है कि एक पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर, एक निश्चित मूल्य के ऊपर एक व्यक्ति जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए, जितनी मात्रा खरीदने के लिए बाजार में जाता है, उस क्वांटिटी को हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। और डिमांड को जब भी डिनोट करते हैं तो क्वांटिटी से करते हैं, ठीक है। मांग करेंगे तो केजी होगा, यूनिट होगा, कुछ तो डिमांड कीजिएगा। तो डिमांड जब भी डिनोट होता है तो क्वांटिटी से, इसी का कारण इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। दूसरा, हमने आपको ये भी बता दिया कि डिमांड होने के लिए 5 फैक्टर होने चाहिए। ये पांचों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिमांड के लिए, ये पांचों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिमांड के लिए। अगर इसमें एक भी फैक्टर नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं होगा, इसमें एक भी फैक्टर मिस होगा तो डिमांड नहीं होगा। ये पांचों फैक्टर का होना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। अब बोलोगे सर अब ये पीपीटी में कहीं नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हम थोड़ा सा इसके पीछे वाले कंसेप्ट को समझाना चाह रहे हैं। जब वो समझा देंगे ना तो ये कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ जो कंसेप्ट है अभी जो बता रहे थे, ये कंसेप्ट एकदम पीछे। अब यहाँ लिखा है सीधा, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों झुकता है। अब आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो पहले बेसिक कंसेप्ट को देख लीजिए डिमांड का, फिर आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा हम लोगों को। इसलिए मेरा मानना है कि पहले बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ गए डिमांड क्या होता है, वो भी समझ गए, डिमांड के कौन कौन से फैक्टर ये भी समझ गए। अभी मैं बताने वाला हूँ डिमांड के
अगर बात करें डिमांड की तो दो तरह के डिमांड के बारे में बात करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड व्यक्तिगत मांग। जब एक व्यक्ति के बारे में हम स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड होगा, व्यक्तिगत मांग, और पूरे मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे तो फिर मार्केट डिमांड होगा। मतलब एक व्यक्ति रमेश नाम का एक कस्टमर है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डिमांड होगा, और रमेश गणेश महेश जितने लोग हैं मार्केट में वो सारे के बारे में स्टडी करेंगे तो बाजार मांग होगा। ठीक है, बाजार मांग का मतलब है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जब एक व्यक्ति के बारे में, बाजार के एक व्यक्ति के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और जितने व्यक्ति हैं सबके बारे में स्टडी करेंगे तो पूरा को बोलते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड। सारे डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कहा जाएगा मार्केट डिमांड। याद रहेगा, मार्केट डिमांड का मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है सिंगल किसी एक व्यक्ति के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग देख लिएगा, अगर हम किसी रमेश के बारे में स्टडी करेंगे, मार्केट के एक कस्टमर के बारे में स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा, और मार्केट के सारे कस्टमर के बारे में स्टडी करेंगे तो मार्केट डिमांड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, पहले ये समझाते हैं, बाद में क्यों गिरता है वो समझाते हैं। चलिए, मांग के नियम को भी हम यहाँ पे समझा देते हैं बहुत अच्छे से, जो कि अब वहाँ टॉपिक में दिया नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड पर चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, याद रखिएगा, मांग का नियम। अब हम आपको आज इसका पूरा खानदाने बता देते हैं, हो सकता है क्लास खाली इसी में लग जाए। लॉ ऑफ डिमांड, आप लोग जितना लॉ ऑफ डिमांड पढ़े होंगे आज पूरा उसका खानदान बता देंगे, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। तो चलिए, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो हम लोग दो तरह का डिमांड पढ़ते हैं। दो तरह का डिमांड हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता नहीं आइडिया है कि नहीं। दो तरह का डिमांड होता है, एक होता है प्राइस डिमांड, वैसे और भी होता है डिमांड, याद रखिएगा, दो ही नहीं होता है, लेकिन हम दो तो अभी आपको समझा ही देंगे। मूल्य मांग, प्राइस डिमांड, ध्यान रखिएगा, और एक होता है इनकम डिमांड, इनकम डिमांड। अब बोलिएगा सर प्राइस डिमांड क्या होता है। इफ डिमांड इज, ध्यान रखिएगा, डिटरमाइंड थ्रू प्राइस, अगर मांग का निर्धारण मूल्य से होता है तो मूल्य मांग होगा। अब बताइए, हम लोग जानते हैं पहले से कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यानी अगर डिमांड प्राइस के कारण फ्लक्चुएट कर रहा है तो उस डिमांड को बोलते हैं प्राइस डिमांड। इफ डिमांड इज फ्लक्चुएटेड थ्रू प्राइस, या बोल सकते हैं इफ डिमांड इज डिटरमाइंड थ्रू प्राइस, अगर प्राइस के जरिए किसी मांग का निर्धारण हो रहा है, मूल्य का निर्धारण हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं प्राइस डिमांड। और जब आपका डिमांड इनकम के कारण फ्लक्चुएट हुए हो तो उसको बोलते हैं इनकम डिमांड। इफ डिमांड इज डिटरमाइंड थ्रू इनकम इज नोन एज इनकम डिमांड। अगर मांग का निर्धारण आय के आधार पर हो रहा है, इनकम के आधार पर हो रहा है, तो वो आय मांग होगा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। प्राइस डिमांड, सबसे फेमस डिमांड प्राइस डिमांड, सबसे फेमस प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड में बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड बात कर रहे हैं कि क्या है नियम। तो प्राइस डिमांड में दो तरह का गुड्स होता है, हम लोग को मालूम है, नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु, और दूसरा होता है एबनॉर्मल गुड्स। पहले समझिए कि नॉर्मल गुड्स कौन होगा और एबनॉर्मल गुड्स क्या होगा, असामान्य वस्तु। नॉर्मल गुड्स का मतलब है जो सामान हम लोग जनरली खरीदते हैं, जैसे अभी आप जो सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, वो नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मली आप वही सामान खरीदते हैं, जनरली सालों भर में वही सामान खरीदते हैं। तो आप जो नॉर्मल ही खरीदते हैं, जैसे अब अच्छा अभी आप देखेंगे तो सेब भी अच्छा खरीद रहे हैं, आम भी अच्छा खरीद रहे हैं, टमाटर भी अच्छा खरीद रहे हैं, कपड़ा भी अच्छा खरीद रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं अच्छा ही, अपने तरफ से अच्छा ही खरीद रहे हैं, वो होगा नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मली हम सालों भर खरीदते हैं। एबनॉर्मल गुड्स का मतलब घटिया वस्तु, घटिया, घटिया, घटिया समझते हैं, हटिया नहीं, ये रांची वाला हटिया नहीं, घटिया, घटिया मतलब खराब वस्तु। बताइए, ये आप हमेशा नहीं खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी खराब वस्तु खरीदते हैं। अब कब खरीदते हैं बताते हैं। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब जो सालों भर हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स का मतलब होता है घटिया सामान जो कभी कभी खरीदते हैं। अब सोचिए टमाटर 500 रुपये केजी हो जाए,
और घर में मेहमान आए, बिना टमाटर का तो खा नहीं सकता, अपने तो खा लेंगे बिना टमाटर का, लेकिन मेहमान आ रहे हैं, और ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिनको बार बार बुलाते थे कि आइए कभी हमको भी सेवा देने का मौका दीजिए, और मेहमान आ गए उसी दिन सेवा लेने, कि बहुत दिन से आप बुला रहे थे तो सोचे आ जाते हैं। अब आ तो गए, सवाल है कि मेरे पास टमाटर नहीं है, बिना टमाटर का सब्जी खिलाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, क्योंकि टमाटर एक ऐसा चीज़ है जो सब्जी का टेस्ट बदल देता है। अब बिना टमाटर का पकड़ा जाएंगे कि इसमें टमाटर ही नहीं है, क्या करें, 500 रुपये के जी है, क्या करना चाहिए। लेकिन वही दुकान में बगल में, उसी दुकान में 500 रुपये के जी फ्रेश टमाटर है, वही दुकान में बगल में 100 रुपये के जी दे रहा है, लेकिन उस टमाटर में थोड़ा थोड़ा दाग लगा हुआ है, दाग मतलब थोड़ा सा गला हुआ है, हल्का सा, मतलब आधा काट देंगे तो आधा सही है, मतलब आधा नहीं, समझो कि 25% टमाटर का पोर्शन अगर हम चाकू से काट के निकाल दें तो बाकी टमाटर फ्रेश है, कहीं दिक्कत नहीं, गला हुआ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा दाग है कहीं, और दाग जहाँ है वहाँ काट के आपको निकालना पड़ेगा, दागी टमाटर है, लेकिन 100 रुपये दे रहा है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप 500 वाला खरीदिएगा कि 100 वाला खरीदिएगा, तो आपका जवाब होगा सर 100 वाला खरीदेंगे। उस समय हम लोग ज्ञानी बन जाएंगे, बोलेंगे कहाँ कुछ हुआ है इस टमाटर में, थोड़ा सा था, ये काट के निकाल देंगे ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप वहां पे जब प्राइस रेज कर रहा है, मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, आप एबनॉर्मल गुड्स खरीद रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप एबनॉर्मल गुड्स भी खरीदते हैं, क्योंकि सिचुएशन है जब एबनॉर्मल हो मार्केट का तो गुड्स भी एबनॉर्मल ही बिकेगा। लहसुन 600 रुपये किलो हो जाएगा ना, तो देखिए अगर टूटा हुआ लहसुन भी बिकता है, थोड़ा सा सड़ा हुआ लहसुन भी बिक रहा है, सब लोग खरीद रहा है, क्या करेगा जिसका ताकत बड़ा लहसुन खरीदने का नहीं है, 600 रुपये के जी कहाँ से खरीदेगा आदमी। तो नॉर्मली मतलब बोलता है कि जब मार्केट एबनॉर्मल है, मार्केट में रेट क्या है, नॉर्मल नहीं है ना, 600 रुपये लहसुन सालों भर नहीं बिकता है, 100 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 और 120 तक बिकता है। तो ये हमारा नॉर्मल प्राइस। अब प्राइस अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो सामान भी तो हम एबनॉर्मल है ना खरीदेंगे। तो याद रखिएगा, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स, जिसको घटिया सामान बोलते हैं, दोनों में अंतर है, और कस्टमर दोनों खरीदता है, दोनों खरीदता है। जब कोई चीज बहुत हाई रेंज में चला जाएगा, इतना प्राइस हाई होगा कि मेरे कंट्रोल से बाहर है प्राइसेस, तो हम खरीदने लगेंगे एबनॉर्मल गुड्स, हम घटिया सामान में आ जाएंगे, क्योंकि मेरा मार्केट ही घटिया बिहेव कर रहा है, तो हम घटिया सामान खरीदने लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स। जनरली सालों भर जो मिलेगा वो नॉर्मल गुड्स मिलेगा, ठीक है, जनरली क्या मिलेगा, नॉर्मल गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ये क्वालिटेटिव चेंज बताता है, क्वालिटेटिव, यहाँ जगह मिल पाएगा पूरा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए, ठीक है। इट्स सो द, अब यहाँ लिख तो दे रहे हैं, लेकिन इसका हिंदी कहाँ लिखेंगे, क्वालिटेटिव चेंज बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यह मांग तथा मूल्य में गुणात्मक परिवर्तन को बताता है। गुणात्मक मतलब होता है खाली ये गुण बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, मतलब खाली क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटेटिव चेंज याद रखिएगा, मेन इसका है क्वालिटेटिव चेंज। अब सवाल यहाँ एक और चीज है, जब भी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो एक वर्ड हम लोग लिखते हैं बार बार, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, इफ अदर थिंग्स रिमेन रिमेन सेम, इसका मतलब क्या हुआ, यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो, ये बार बार पढ़ते हैं, बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, बार बार हम जब इकोनॉमिक्स पढ़े तो बार बार ये पढ़ना पड़ता है, यदि अन्य बातें समान रहे तो इसीलिए अन्य बातें समान रहे बार बार लिखते हैं, क्योंकि हम लोग कौन सा सिचुएशन चाहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल सिचुएशन में सारी बातें एज इट इज रहती, मतलब जो सिचुएशन अभी है वैसा ही सिचुएशन बना रहा, नॉर्मल ही बना रहा, तो फिर ये नियम लगेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ही चेंज हुआ तो फिर ये नियम नहीं काम करेगा, इसलिए बार बार ये शब्द लिखना पड़ता है, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो नॉर्मल गुड्स का सिचुएशन ही कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, हम एरो से डिनोट कर रहे हैं, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
फिर से रिपीट कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? क्वालिटेटिव चेंज। सिर्फ आपका क्वालिटी बताएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कितना बढ़ेगा ये नहीं बताएगा, कितना बढ़ेगा उसके लिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। तो ये बता रहा है इट्स शो द क्वालिटेटिव चेंज किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में, कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्वालिटेटिव क्या चेंज हो रहा है वो हमको बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस डिमांड की बात करें, प्राइस डिमांड में एक बात ध्यान रखना, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, मतलब जैसे अभी है वैसे ही अगर मार्केट बिहेव करता रहा तो नॉर्मल गुड्स के लिए ये कंडीशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, ऋणात्मक संबंध है, याद रखिएगा, ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, सब लोग समझ जाएंगे। मूल्य और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध है, मूल्य और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। देखिए ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, नेगेटिव रिलेशन, याद रखिएगा। एकदम ऐसा क्रॉस जिग जैक वाला रिलेशन है इनका। तो याद रखना है कि प्राइस डिमांड में जब नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो नेगेटिव रिलेशन, प्राइस रेज करेगा डिमांड नीचे जाएगा, और ये नॉर्मल मार्केट है। आप भी जानते हैं जब सामान महंगा होगा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और सामान पैसा प्राइस घट जाएगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। एबनॉर्मल गुड्स क्या बिहेव करेगा वहाँ पे बताइए? एबनॉर्मल गुड्स बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख देते हैं खाली पॉजिटिव रिलेशन। किसके बीच में पता है आपको? प्राइस और डिमांड के बीच में। किसके बीच में? प्राइस और डिमांड। पॉजिटिव रिलेशन क्यों है भैया? तो दोनों बढ़ रहा है, दोनों घट रहा है। अब ऐसे कैसे? तो समझिए, हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल गुड्स का। जब प्राइस बहुत महंगा हो जाता है तभी ना घटिया सामान लोग खरीदता है। बहुत रेट हाई हो जाएगा तब हम घटिया सामान खरीदेंगे। जैसे रेट नीचे जाता है ना घटिया सामान खरीदना बंद। गरीब आदमी बोलता है टमाटर में दाग लगा, हटाओ, फ्रेश दो, फ्रेश दो, 20 रुपये टमाटर खा गया, 20 रुपये उसका ताकत है, औकात के अंदर है। तो जब मेरी पेइंग कैपेसिटी के अंदर वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो हम घटिया सामान नहीं लेते हैं। लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा तो याद रखिएगा घटिया सामान का बिक्री मार्केट में तब होता है जब प्राइस हाई होता है। तो जब प्राइस ज़्यादा होगा तो घटिया सामान का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे प्राइस लो होगा घटिया सामान कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, फेंक देता है। देखिएगा दुकानदार भी फेंक दिया उस टमाटर को, क्या रे नहीं कोई खरीदेगा। तो अब 20 रुपये टमाटर है, कौन खरीदेगा? सड़ा हुआ। लेकिन जब 200 रुपये है तब आदमी खरीदता है। तब तो समोसा दुकान वाला बोलता है लाओ सड़ा हुआ दो यार, उसी चटनी बना के दे देंगे, खिला देंगे। तो याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहे हैं आपको कि ये चीज़ समझना है कि घटिया वस्तु बहुत बार पूछता है एग्जाम में ना, चकमा खाता है बहुत लोगों को ये याद है, ये सब पढ़े हैं बचपन से, यही याद है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लपेट देता है क्वेश्चन में ये। अब नहीं समझ पाते हैं कि अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, पूरा एकदम नहीं बोलते, खानदान घुस के पढ़िए। इसके बाद तो सवाल ही नहीं कि कहीं क्वेश्चन पूछेगा और हम बता नहीं पाएंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारा नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा, एबनॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात बता रहे हैं वो प्राइस डिमांड की बता रहे हैं। अब चलते हैं इनकम डिमांड। क्या डिमांड इनकम के आधार पर डिटरमाइन होता है? यस, आय के आधार पर भी डिमांड डिटरमाइन होता है। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी तो फुटानी बढ़ेगा, फुटानी बढ़ेगा मतलब डिमांड बढ़ेगा। जैसे कमाई बढ़ती है, आपके पास नहीं खुजली होता है पैसे से, जहां पैसा आया डिमांड बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा इनकम के आधार पर भी डिमांड डिटरमाइन होता है। तो अगर इनकम के आधार पर डिमांड डिटरमाइन हो रहा है कि भैया आमदनी बढ़ेगी, तो इसमें भी तो दो तरह का गुड्स होगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल गुड्स, अब इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, उधर लिख चुके हैं, और एबनॉर्मल गुड्स घटिया वस्तु। आपको नहीं समझाएंगे एबनॉर्मल गुड्स क्या होता है, यहाँ भी तो घटिया वस्तु होगा। तो बताइए कि इनकम के आधार पर घटिया वस्तु का क्या डिमांड होगा। तो यहाँ देखते हैं रूल्स, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रूल्स बता देते हैं, इसमें येलो कलर लिखते हैं। यहाँ पे प्राइस नहीं नजर आना चाहिए, इनकम, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगा, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो डिमांड भी घटेगा। मतलब है यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, देख लीजिए, पॉजिटिव, दोनों सेम हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं घटिया वस्तु का, तो बताइए आई फॉर इनकम, ध्यान रखिएगा, आई फॉर इनकम, अच्छा पूरा लिखना ही पड़ेगा,
इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा घटिया वस्तु का, और इनकम अगर घटेगा तो घटिया वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक से समझिए आराम से, उसका पूरा खानदान हम समझा दिए। बताइए, चलिए इधर ही चलते हैं। एबनॉर्मल गुड्स, घटिया वस्तु कब हम खरीदते हैं, जब मेरा आमदनी कम होता है। तो बोलता है इनकम अगर ज़्यादा हो गया तो घटिया सामान का डिमांड घट जाएगा। क्या खरीदेंगे बस घटिया। जब तक कम कमाता था सब बीड़ी पीता था। क्या पीता था, बीड़ी। जैसे इनकम बढ़ा सिगरेट में आ गया। तो इनकम बढ़ेगा तो घटिया सामान का डिमांड घटेगा। सोचिए सारे लोगों का इनकम बढ़ गया, सब रजनीगंधा में आ जाएगा। अभी जो खा रहा है ना जुमा केसरिया, उसको छोड़ के रजनीगंधा में आ जाएगा, तो जुमा केसरिया की डिमांड शॉर्ट कर जाएगा। जैसे इनकम बढ़ेगा घटिया वस्तु का डिमांड कम हो जाएगा। लोगों का इनकम बढ़ा कि घटिया वस्तु का डिमांड कम। जब इनकम घट जाएगा तो फिर से घटिया वस्तु में आ जाएगा। अब औकात नहीं रजनीगंधा खाने का तो जुबे केसरिया खाओ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है घटिया वस्तु का जो इनकम के साथ रिलेशन है वो नेगेटिव है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि मेरी आमदनी बढ़ेगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, आमदनी कम होगी तो डिमांड कम करेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव रिलेशन है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत होना चाहिए। पूरा खानदान बता दिया आपको इनकम डिमांड और प्राइस डिमांड के लिए। लेकिन आपको मैं फाइनली लास्ट में फाइनली बता देता हूं कि डिमांड जब भी डिटरमाइंड होता है तो प्राइस से सबसे बेस्ट होता है। पूछेगा सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट तो प्राइस ही है, क्योंकि प्राइस के कारण जो डिमांड तय होता है वो परफेक्ट होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट होता है। याद रखिएगा, प्राइस के कारण जो डिमांड तय होगा वो परफेक्ट एकदम होगा, सही होता है। इनकम के आधार पर आप डिमांड को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आमदनी बढ़ जाने से लोग खर्चा करेंगे, इस बात की क्या गारंटी, कहीं सेविंग करने लगा तो। हम ये सोच रहे हैं कि देश में लोगों का इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम पिछले बार इतना था, अभी नेशनल इनकम और बढ़ गया, लोग डिमांड करेंगे। जरूरी नहीं है। नेशनल इनकम बढ़ने पर लोग सेविंग की तरफ घुस जाता है, बचाने लगेगा पैसा, कंजूसी करने लगेगा। तो आप यहाँ से डिमांड को सही से तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्राइस के कारण तो आपको एक्चुअल डिमांड पता चलेगा। एक्चुअल में डिमांड क्या है ये प्राइस के कारण पता चलेगा। तो आप लोग जल्दी से फटाफट लाइव वाले जो अभी लाइव हैं जल्दी से बताइए कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई कंसेप्ट कोई छूटा हुआ है। अगर कोई क्वेरी है तो हमारे एप्लीकेशन पे जो लाइव क्लास चल रहा है वहाँ पे आप बोल के भी पूछ सकते हैं, बोल के भी पूछ सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं जैसे से सीजीएल टेक्निकल के लिए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों का अभी क्लास स्टार्ट हो गया, 6 क्लास हो चुका है। आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे जाइए, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है और जाके उसका फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी चैनल पर हमने प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप हमारे एप्लीकेशन से वीडियो खरीद सकते हैं। और अगर किसी तरह का क्वेरी हो तो नंबर दिया हुआ है, आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। बाकी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है। चलिए यहाँ तक में कोई का दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग शुरुआत में, जो शुरुआत कर रहे थे। यानी छोटा सा ये चीज था, एक लाइन। आधी अन्य बातें समान रहे तो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, एक लाइन में लिख दिया था और हमने आपको पूरा बताया।
कि भैया खाली कीमत और मांग के बीच में नहीं देखना है, हम लोगों को इनकम और डिमांड के बीच में भी देखना है कि इनकम और डिमांड के बीच में क्या होगा, ये भी देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटेगा तो, इतना छोटा चीज को हमने इतने एक्सप्लेन कर दिया ना, वो पूरे खानदान है इसका बता दी सर। कहीं क्वेश्चन पूछेगा, छूटने का कोई सवाल ही नहीं है, इतना छोटा चीज को उतना लंबा लेके चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है आपको कि डिमांड का कर्व, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड जो कर्व है ना वो हमेशा नीचे की तरफ झुकता है। देखिए इस तरह डिमांड कर्व बनता है, डिमांड जब भी कर्व बनेगा तो ऐसे झुकेगा नीचे की तरफ, और सप्लाई जो कर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे सप्लाई जाता है, ऐसे सप्लाई ऊपर की तरफ जाता है और डिमांड नीचे की तरफ। तो पूछ रहा है कि क्यों नीचे की तरफ जाता है, वाई, देखिए यहाँ लिखा है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है कि डिमांड बार बार नीचे की तरफ, ऊपर कभी नहीं जा सकता डिमांड जब भी जाएगा तो नीचे जाएगा, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन से ऐसे लॉजिक हैं जिसके कारण डिमांड कर्व स्लोप डाउन होता है, नीचे की तरफ गिरता है, याद रखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, उसके क्या कारण है। तो उसके यहाँ 3-4 कारण है जो यहाँ पे लिखे हुए। सबसे पहला कारण देखिए यहाँ डिमांड कर्व नीचे जा भी रहा है, इसके क्या लॉजिक होंगे, क्यों नीचे जा रहा है। तो सबसे पहला कारण होता है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, आप जानते होंगे, अभी पीछे आगे पढ़ेंगे हम लोग सीमांत उपयोगिता क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, थोड़ा सा समझा देते हैं। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं, उपभोग करते हैं जिसको बोलते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे 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 घटता जाता है। जैसे आप हम नया टी शर्ट खरीदे थे, पहनने में ज़्यादा मजा आ रहा था, धीरे 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 पुराना हो गया, इंटरेस्ट कम होता चला गया। तो जैसे जैसे आप रेगुलर किसी प्रोडक्ट के किसी यूनिट को यूटिलाइज करते, यूजेज करते हैं, उपयोग करते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार कम होता है, और इसके कारण जब लगातार सेटिस्फेक्शन कम होगा तो डिमांड उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि मेरा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउन हो जाता है, इसके कारण मेरा डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप डाउन हो जाता है, याद रखना इस चीज को। दूसरा इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट के कारण भी बहुत बार होता है, यानी कम होने पर उपभोक्ता बोलता है कि प्राइस कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। प्राइस अगर कम होगा तो उपभोक्ता की वास्तविक इनकम, मतलब प्राइस अगर कम हो गया तो मेरे पॉकेट में बचने लगा, पहले 30 रुपया खर्चा करना पड़ता था पेट्रोल डलाने में, मान लिया 100 रुपया खर्चा करना, भाई पेट्रोल 30-70 रुपये हो जाए तो मेरे 30 रुपये बचेगा ना पैकेट में, इसके कारण डिमांड नीचे स्लोप डाउन होगा। और क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं, एक के जगह दूसरे का इस्तेमाल। देखिए लिखा भी चाय कॉफी, यानी चाय के जगह कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट है, यानी इसके जगह पे किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स होने के कारण भी डिमांड नीचे डाउनफॉल जाता है, क्योंकि जो सामान महंगा होगा लोग उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने लगेगा, और जैसे सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने लगेगा उसका डिमांड नीचे डाउनफॉल में जाएगा। मान लीजिए अभी आटा बहुत महंगा हो जाए या मैदा बहुत महंगा हो जाए तो लोग आटा यूज करेगा, आटा और मैदा दोनों महंगा हो जाए तो लोग मकई का आटा खाएगा। तो जब उसका सब्स्टिट्यूट आप लोगों के पास अवेलेबल है, चावल का आटा खाएगा, चावल का हम लोग बढ़िया आराम से छिलका खाएंगे, तो चावल का आप रोटी खा सकते हैं। मैं इसके बाद आपके पास ज्वार का है, बाजरा का है, और उसके बाद आपके पास मक्का का है, ये सब का यूज कर सकते हैं, यानी हमारे पास सब्स्टिट्यूट है अवेलेबल। तो अगर मान लीजिए कि गेहूं और मैदा बहुत महंगा हो जाएगा तो उसका सब्स्टिट्यूट सारे लोग ये खाने लगे, और ये खाने लगे तो गेहूं मैदा को कोई पूछेगा नहीं, और जब नहीं पूछेगा उसको तो अपने रेट नीचे गिर जाएगा, तो इसके कारण डिमांड कर नीचे चला जाता है। और नए उपभोक्ता, जब भी कोई मार्केट में नया उपभोक्ता आता है तो प्राइस कम होने पर अधिक लोग वस्तु को खरीदने लगते हैं, जिसके कारण डिमांड नीचे डाउनफॉल में चला जाता है। तो ये 4 कारण है जिसके कारण मांग की रेखा नीचे की तरफ झुकती है। फिर से बता रहे हैं, पहला कारण घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा कारण आय प्रभाव, तीसरा कारण सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और चौथा कारण न्यू एंट्री, मतलब न्यू कंज्यूमर एंट्री। अगर नए कंज्यूमर को हम इंटर कर रहे हैं मार्केट में तो ये 4 कारण है जिनके कारण लॉ मतलब डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउन करता है, डाउनवर्ड कर देता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक स्लाइड को अभी तक पढ़ पाए, सिर्फ एक स्लाइड को हम लोग अभी तक पढ़ पाए हैं पूरा का पूरा। अब ये स्लाइड आपका जो है वो उपयोगिता यानी यूटिलिटी विश्लेषण एनालिसिस का है, जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के क्लास में इसको नहीं स्टार्ट करना चाहते, ये अलग दुनिया है। फिर जब हम इसमें घुसेंगे तो पूरे यूटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल का ही दिया है, तो इसका भी पूरा खानदान बताएंगे। यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे, हम पहले खानदान बताएंगे फिर यहाँ शुरू करेंगे।
कि मार्शल कौन है, पीगू कौन दिया है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे पीगू क्या किया है, मार्शल क्या किया है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस में। हम लोग कहाँ चलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुत मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका डेप्थ आप जानिए कि क्या है यूटिलिटी एनालिसिस और क्यों यूटिलिटी एनालिसिस को आपको पढ़ने का जरूरत है। तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस क्या है। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजा आया तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं मजा आया तो भी कमेंट कीजिए, अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है और हमारे लिए पावर बूस्टर है। हमको जब कमेंट देख पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। हर आदमी को है ना, शाबाशी सुनना हो, बुराई सुनना हो, अच्छा लगना चाहिए। तो बुराई भी अगर है तो वो भी अच्छा है, बढ़िया सुनेंगे और उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे अंदर कमी है, उसको ठीक करते हैं। तो जो अच्छा बात हो, खराब बात हो, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।